Assalamu alaikum students. Our lesson related to practice question based on electricity 2017 summer and winter. We question मैंने line up किया हुआ, तो we are starting with question number 1. There is a question जिसका पेपर है वहाँ पे marked है. Define electromotive force of a cell. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो मैंने आपको पहले बताया इज वर्क डन पर कूलम चार्ज इन कन्वर्टिंग. सेल के अंदर अब केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये आपका आंसर हो चुका है, ये 1 मार्क का है तो दैट इज इनफ. वर्क डन इन कन्वर्टिंग केमिकल टू इलेक्ट्रिकल पर कूलम चार्ज. ठीक है, ये हमारा डन हो जाता है और इस आगे चलते हैं. इससे कहता है कि हमारे पास एक सर्किट है, इसको ज़रा देख लेते हैं. 1.5 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस का भी केस है और ए बी 2 टर्मिनल आउटसाइड द इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिए हैं. इसका मतलब है टर्मिनल पोटेंशियल को वो ज़रूर एड्रेस करेगा. देयर इज़ अ वेरिएबल रेजिस्टर, देयर इज़ अ फिक्स रेजिस्टर एक्स. सबको उसने ब्रीफ किया हुआ है. द रेजिस्टेंस ऑफ वाई इज वेरीड फ्रॉम 0 to 8 ओहम और रेजिस्टेंस ऑफ एक्स इज कांस्टेंट विच इज नॉट गिवन. स्टेट एंड एक्सप्लेन वेरिएशन इन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी. टर्मिनल पोटेंशियल अक्रॉस numerical values are not required when you vary from 0 to 8. तो इसका सिंपल आंसर ये है कि when we vary from 0 to 8 रेजिस्टेंस जो है तो फिर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट जो है वो इंक्रीज कर जाएगी. when पोटेंशियल डिफरेंस आप और वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस आर इंक्रीजेस. ठीक है, आपने ऐसा नहीं लिखना, आपने तो बताना है कि व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टर इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 8 ओहम टोटल रेजिस्टेंस टोटल आर ऑफ द सर्किट विल ऑल्सो इंक्रीजेस. सर्किट विल ऑल्सो increases which reduces the current, which decreases current. This will decrease the volt lost inside the battery. This will decrease volt lost inside battery, so terminal potential increases. जब वोल्ट लॉस डिक्रीज कर जाएंगे तो टर्मिनल पोटेंशियल जो है वो बढ़ जाता है. ठीक है, आपको पता है ना टर्मिनल पोटेंशियल कहां से आता है. ईएमएफ में से वोल्ट लॉस्ट V इज इक्वल टू IR माइनस करेंगे तो आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल आ जाता है. जब करंट रिड्यूस हो जाएगी तो ये सारा फैक्टर रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से E माइनस रिड्यूस्ड वोल्टेज का आंसर ज़्यादा आएगा और आपका टर्मिनल पोटेंशियल बढ़ जाएगा. ठीक है, आगे चलते हैं. कहते हैं रेजिस्टेंस Y इज सेट एज 6 ओहम. करंट इन द सर्किट इज 0.18 एम्पेयर. कहता है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस X इफ यू सी दैट ऑल द रेजिस्टर्स आर इन सीरीज. और सीरीज का हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, वो है हमारे पास V इज इक्वल टू IR. ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं. करंट आपके पास पता है, टर्मिनल वोल्टेज भी आपको पता है. फाइन, तो आप इसको ईएमएफ लगा लें यहाँ पे जो 1.5 है. V इज इक्वल टू IR. R कौन कौन से हैं, एक x वाला R है,
एक 6 ओहम वाला आर है और एक ऊपर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.2 ओहम, दैट इज 0.2 ओहम सब रेजिस्टेंस R1 R2 R3। ठीक है, टोटल वोल्टेज अप्लाइड, टोटल वोल्टेज यूज्ड। ठीक है, इसको हम किरचॉफ लॉस भी कह सकते हैं, जितनी अप्लाई की जाती है उतनी ही यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, फाइन। अगर कोई कहता है जी टर्मिनल वोल्टेज हमें पता ही नहीं है अभी बेसिकली, लेकिन आप कर सकते हैं कि आप आई इसके साथ लगा के वोल्टेज माइनस कर दें, फिर टर्मिनल वोल्टेज ला के फिर ये 2 रजिस्टर खाली कंसिडर करेंगे, फिर तीसरा नहीं, तो हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, हमें इस टर्मिनल वोल्टेज के बगैर ही काम हो जाता है। तो EMF है हमारे पास 1.5, करंट है हमारे पास 0.18 x प्लस 0.18 इंटू 6 प्लस 0.18 इंटू 0.2 एंड दैट विल, और फिर ये x जो है हमें आंसर देगा जो R की फॉर्म में है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2.1 ओहम के बराबर आ जाता है। ठीक है, कहता है PD बिटवीन पॉइंट A एंड B, A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताएं, जो उसका बेसिकली टर्मिनल पोटेंशियल है A और B के बीच में। मैं आपको पिक्चर दिखाता हूं, ये हमारे पास A B है, ये वोल्टेज निकाल दें 1.5 से तो आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल आ जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें कि ये किसके बराबर आता है। ये 1 आपके पास 1.5 माइनस IR, अब इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। 1.5 इज द EMF माइनस 0.18 इंटू 0.2 ओहम IR, तो ये आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दें इसके बीच में, तो कैलकुलेटर यूज करें ज़रा, इसको हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.46 वोल्ट। ठीक है, कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ द सेल निकालें। एफिशिएंसी ऑफ अ सेल कैसे निकाली जा सकती है? एफिशिएंसी के लिए आप कहते हैं पावर आउटपुट, देखें यहां पर पावर आउट और पावर इन इनटू 100। पावर इन जो होती है वो हमेशा EMF से आती है, EMF यानी P इज इक्वल टू आई वी होता है ना आपके पास, P इज इक्वल टू आई वी, V इज द वोल्टेज। तो अब आप देखें पावर इज इक्वल टू आई ई, EMF वाली ये होगी इनपुट पावर आपकी, और पावर आउटपुट आपकी होगी टर्मिनल वोल्टेज वाली I इंटू वी टी। तो मैं इसी इक्वेशन में लगाता हूँ, V आउट है जो आपकी I है 0.18 और टर्मिनल वोल्टेज है 1.46, इधर करंट है 0.18 और EMF है आपके पास 1.5 इंटू 100 कर दें तो आपका परसेंटेज में आंसर निकल आएगा। बगैर परसेंटेज के भी ये काम चल सकता है, ठीक है, क्योंकि उसने परसेंटेज एफिशिएंसी तो नहीं मांगी है, खाली ये मांगे, तो ये आपके पास या तो 97% आएगा और 0.97। टेक्निकली जो एफिशिएंसी है वो ये है, परसेंटेज की अगर वो बात करता तो फिर 97% आती है आपकी। तो ये इलेक्ट्रिकल, ये भी किसी बैटरी की अच्छी परफॉर्मेंस है, ठीक है जी। अच्छा, ये इसके आंसर्स के मैंने साथ दिए हैं। अब आ जाए समर 2017 का समर हमारे पास डन हो जाएगा। इसका एक क्वेश्चन हमने 2-1 का यस्टरडे किया था अपनी थर्सडे की क्लास में। स्टार्ट करते हैं, कहते हैं जी डिस्क्राइब IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटेलिक कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो जो कंडक्टर है वो तो फिर भाई ऐसे उसका ग्राफ नजर आता है, आपने उसको एक्सप्लेन कर देना। ये IV ग्राफ ऑफ अ कंडक्टर है, मैंने बताया हुआ है। तो आप लिखोगे अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक, a straight line passing through the origin, 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 a straight line passing throug
थ्रू ऑरिजिन, कांस्टेंट ग्रेडियंट है, 1 मार्क है, ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है। सेमीकंडक्टर डायोड 2 मार्क है। तो डायोड दो जगह ऑपरेट करते हैं, एक रिवर्स बायस्ड shows no current or very minimum current, but in forward biased current goes to max value at certain voltage। जिन बच्चों ने मिस किया है वो देख लें, ये ओ डबल वाली बात है, कोई नई बात नहीं है। ये यहां से ग्राफ ऐसे होके ऐसे ऊपर चला जाता है एकदम। ये आपका फॉरवर्ड बायस्ड रीजन है, ये आपका रिवर्स बायस्ड रीजन है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास डन हो जाता है। कहता है 2 identical filament lamps are connected in series and then parallel to a battery। दोनों को उसने 2 डिफरेंट डायग्राम्स के अंदर शो कर दिया। 12 वोल्ट की बैटरी लगी। अब दोनों सर्किट्स की मेरे अपने ख्याल में परफॉर्मेंस को वो देखेगा। सीरीज और पैरेलल का टिपिकल क्वेश्चन है। कहते हैं IV ग्राफ फॉर ईच लैंप इज शोन। ये आपके सामने वोल्टेज है, ये आपके सामने करंट है, ठीक है। अब आपको सारी रीडिंग इस ग्राफ में से लेनी पड़ेंगी, ठीक है। कहते हैं यूज द इंफॉर्मेशन शोन टू डिटरमिन द करंट थ्रू द बैटरी इन सर्किट ए। सर्किट ए सीरीज वाला है। अब सीरीज में 2 बल्ब लगे हुए हैं, जो करंट इसमें होगी वही करंट इसमें होगी, आप ऐड नहीं कर सकते। लेकिन अगर इस सर्किट को देखें, जो करंट इसमें होगी और जो इसमें होगी दोनों ऐड होकर बैटरी की करंट बनेंगे। ये इस कॉन्सेप्ट में वो आपको डाल रहा है। तो कहता है जी बैटरी कितनी करंट सप्लाई करती है। आप ये देखें, अगर ये 12 वोल्ट है तो ईच बल्ब ले कितना रहा है, 6 वोल्ट एंड 6 वोल्ट। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दूँ, ये भी 6 वोल्ट लेगा, ये भी 6 वोल्ट लेगा। कहीं पे लिखा हुआ है कि आइडेंटिकल है, यस यार आइडेंटिकल है, ठीक है जी। दोनों 6 वोल्ट। ग्राफ पे देखते हैं 6 वोल्ट किधर है। ग्राफ पे जी 6 वोल्ट यहाँ पर है और ये उसका निशान है जी, ये करंट है। तो 2.4 2.6 नहीं 2.2 2.4 2.6 2.8 एम्पेयर जो है वो बैटरी सप्लाई कर रही है सर्किट ए के अंदर। क्योंकि सीरीज में है, सीरीज में जो एक बल्ब के पास करंट है वही दूसरे के पास भी वही होगी। कहता है दूसरे में क्या है, दूसरे में बल्ब को 12 वोल्ट मिल रहे हैं क्योंकि वो पैरेलल लगा हुआ है, इसको 12 वोल्ट मिल रहे हैं। अब जिसको ये सीरीज का कॉन्सेप्ट आता है कि वोल्टेज रिमेन सेम इन द पैरेलल सर्किट, उसके लिए ये सवाल पीस ऑफ केक है। जिसको नहीं आता तो समझे बेसिकली उसका ओम लेवल भी नहीं आता उसको इलेक्ट्रिसिटी का जो, क्योंकि ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अब यहाँ पर 12 वोल्ट पे देखें करंट कितनी है, 4 एम्पेयर। इसका मतलब है इसको मिल रहे हैं, इस बल्ब को मिल रहे हैं 4 एम्पेयर, तो फिर इसको भी मिलेंगे 4 एम्पेयर। यहाँ इसको मिल रहे थे 2.8, तो यही करंट इसको भी मिल रही थी, जबकि ये डिफरेंट ब्रांचेस हैं। तो फिर इसको मिल रहे होंगे 8 एम्पेयर। तो मेरे ख्याल में इस क्वेश्चन के नंबर भी ज़्यादा होंगे। जो 3 मार्क ने, 1 पार्ट और 2, तो इसके पार्ट 2 होंगे इसके। तो आप इसको लिखोगे 4 + 4 दैट मेक्स 8 एम्पेयर। कहते हैं टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट ए में टोटल रेजिस्टेंस क्या है। अगर आपको करंट भी पता चल गई, वोल्टेज भी पता चल गया, वोल्टेज था 12 वोल्ट टोटल, करंट थी 2.8 एम्पेयर, तो रेजिस्टेंस आराम से आ जाएगी 12/2.8। इसको ज़रा अपने कैलकुलेटर से देख लीजिएगा, मैं भी चेक करता हूँ इसको।
ये हमारे पास आ जाता है 4.3 एम्पेयर, 4.3 एम्पेयर आ जाता है। 12 को 2.8 से डिवाइड करें तो 4.3 आ जाता है। ठीक है जी। कहता है कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन 6 पैरेलल सर्किट के अंदर। अब पैरेलल सर्किट के अंदर आपको पता है कि V इज इक्वल टू आई आर, करंट थी 4, वोल्टेज थे 12, तो रेजिस्टेंस आती थी आपके पास 3 ओहम। 3 ओहम का एक रेजिस्टर और 3 ओहम का दूसरा बल्ब, यानी कि ये भी 3 ओहम, ये भी 3 ओहम। इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में सॉल्व करें तो 1.5 ओहम आंसर आता है आपका। ठीक है, रेजिस्टेंस का पैरेलल का फॉर्मूला लगा रहे हैं आप, विच इज R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। 3 3s are 9, 3 plus 3 are 6, तो दैट इज 1.5 ओहम। ठीक है जी, आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी डन हो जाता है। ठीक है जी, आज एंड क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। विंटर स्टार्ट हो गया, समर फिनिश हो गया, तो मूव करते हैं। कहता है फिलामेंट लैंप इज रेटेड एज 30 watt and 120 volt. A potential difference of 120 volt is applied across the lamp for the filament wire of the lamp. Calculate the current. Current find out करें जी। P is equal to IV, पावर का फॉर्मूला लग रहा है P is equal to IV और I is equal to power over voltage. Now the power is 30, voltage is 120, 1/4 आ रहा है, which is 0.25 I believe, इतना होना चाहिए इसको 0.25। ठीक है, ओके। कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन passing a point in 3 hours. Number of electrons, अब देखें I is equal to NQ over T, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, नंबर ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब यहां पर जो चार्ज है दैट इज NQ is equal to I into T। अब करंट है 0.25 और आवर्स आप इसको कर दें 3 into 36 सेकेंड्स बना लिए मैंने। अब ये जो Q है इसको भी दूसरी तरफ ले जाए आप, तो 0.25 into 3 into 3600 divided by charge of an electron 1.6 10 to the raised power minus 19, that gives you almost 1.7 10 to raised power 22 number of electron जिसने इतनी करंट को कॉज किया है। ठीक है जी। कहते शो दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट वायर इज 480। नो यू हैव अ पावर, यू हैव अ करंट, तो आपके पास रेजिस्टेंस के कितने ज्यादा फॉर्मूला आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, P इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R और V इज इक्वल टू आई आर, ये भी तो है, वोल्टेज भी गिवन है। इनमें से आप कोई भी अप्लाई कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, R इज इक्वल टू V ओवर आई में कर देता हूँ। वोल्टेज थी 120, ये था 0.25, आपके पास शो दैट उसने कहा हुआ, तो ये तो मसला ही कोई नहीं है, तो आपके पास दिस इज डन हो जाता है। कहते हैं फिलामेंट वायर हैज एन अनकॉइल्ड लेंथ 580 मिलीमीटर, सीधा करके उसको रखा हुआ है, एंड इज मेड अप ऑफ मटेरियल, मटेरियल हैज रेजिस्टिविटी इतनी। ये आपके पास लेंथ आ गई
सॉरी, अच्छा जी, ये आपके पास लेंथ आ गई विच इज 580 इंटू 10 टू रेज्ड पावर -3 मीटर। ये आपके पास रेजिस्टिविटी आ गई। ऑपरेटिंग टेम्परेचर, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द वायर। आपके पास फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, ठीक है। अब डायमीटर तो एरिया से निकलेगा, तो सबसे पहले तो आप एरिया फाइंड आउट कर लें। एरिया इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ ओवर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पड़ी हुई है ये, लेंथ पड़ी हुई है ये, दिस इज दिस वन। आपके पास एरिया आ जाएगा। अब फर्दर आप एरिया इज पाई डी स्क्वायर बाय 4, ये फॉर्मूला होता है। यहां से आपको डी निकल आना चाहिए एंड यू विल बी डन, ठीक है। मैं टाइम सेव करने के लिए, ताकि वीडियो की लेंथ से रकम बने। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप इज रिड्यूस्ड। स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट इफ एनी ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट। देखिए V इज इक्वल टू IR होता है, ठीक है। अगर आप पोटेंशियल ड्रॉप करोगे, इफ द करंट रिमेन सेम, तो रेजिस्टेंस भी ड्रॉप हो जाएगी या टेम्परेचर भी ड्रॉप हो जाएगा, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस फिलामेंट के केस के अंदर आप टेम्परेचर की भी बात कर सकते हैं और करंट सेम है, इस वजह से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, इसकी भी आप बात कर सकते हैं। मैं यहाँ पे शो भी करा देता हूँ कि वो उसको कैसे ले रहा है। टेम्परेचर डिक्रीजेस सो रेजिस्टेंस डिक्रीज। जब आपने वोल्टेज कम कर दिया तो टेम्परेचर भी ड्रॉप हो गया, रेजिस्टेंस भी कम होगी, ठीक है। लेकिन मार्क्स खाली रेजिस्टेंस डिक्रीज होने पे, ओके। अब यहां पर भी रेजिस्टिविटी का सवाल, अगर आप देखें क्वेश्चन 3 के अंदर R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए आ गया। ये भी जो सवाल है, ये भी उसी पैटर्न के अंदर मुझे लग रहा है कि जैसे शक्ल इसकी ऐसे। व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स मोर अप्रोप्रिएट वर्ड है, ठीक है। फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स, ठीक है जी। कहता है कि आपके पास I इतना, N इतना, V एवरेज रिफ्ट वेलोसिटी है, E इतना है। स्टेट इन टर्म्स ऑफ A, E, L, N एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल चार्ज। टोटल चार्ज मैंने आपको प्रूव करते हुए बताया था कि ये इसका एरिया इंटू लेंथ, ये चार्ज के नंबर डेंसिटीज की जो है वो होती है एक्सप्रेशन ऑफ द टोटल चार्ज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर, दैट इज number of charge, number density into volume into charge, N A L E। ये आपके पास टोटल चार्ज आ जाएगा। Q will be equal to this one। जो वॉल्यूम है बेसिकली एन वी था, वी चूंकि कंफ्यूज करेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, तो A इंटू एल। और उसने कहा भी है कि एरिया एल, एन और ई की फॉर्म में आप चार्ज बताएं, तो ये मल्टीप्लाई होके इसी के बराबर आ जाता है। कहता है फिर शो दैट करें I इज इक्वल टू एन ए वी ई। आपके पास I होता है Q ओवर T के। Q ऊपर ही आपने बता दिया कि दिस इज एन ए एल ई ओवर टी। तो अब ये वाला जो है एल ओवर टी, ये आपका स्पीड बन रहा है, तो फिर आपके पास एन ए वी ई बन जाता है। ये प्रूव हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अ मेटल वायर इन अ सर्किट इज डैमेज्ड, द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल इज अनचेंज्ड बट द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज रिड्यूस्ड। डैमेज होता है, किसी का पाँव पड़ा है तो वो वहाँ से वो थोड़ी सी पिचक गई है, नैरो हो गई है, या टेबल के नीचे आ गई या कुछ ऐसा होता है, उससे रिड्यूस ही होता है अमूमन। तो
कहता है metal wire in a circuit is damaged, resistivity is unchanged, but the cross sectional area of the wire is reduced over a length of 3 millimeter as shown in the figure 6.2. अच्छा, ये बता रहा है वो केस है जी, ये डैमेज्ड वायर है, 3 मिलीमीटर की जो लेंथ है वो उसमें ये थोड़ा सा इसका रिड्यूस हो गया है. द वायर्स डायमीटर d एट क्रॉस सेक्शन x, यहाँ पर वो d है और यहाँ पर 0.69 d है. द करंट इन द वायर इज 0.5 एम्पेयर. कहते हैं डिटरमिन द रेशियो of average drift velocity of free electron at the cross sectional area of y, or average drift velocity of the free electron at the cross sectional area at x. ऊपर फॉर्मूला पड़ा हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, मैं ज़रा उसी को लेता हूँ. आई इज तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी, देखें आपके पास INAVE, तो V आपके पास बन जाता है I/NAE. अब मटेरियल चेंज नहीं हुआ तो नंबर डेंसिटी चेंज नहीं होगी, सीरीज में है तो करंट चेंज नहीं होगा, और चार्ज चेंज नहीं होगा तो एरिया बदलेगा खाली. तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पे y में जो करंट है I/NAE, ये एरिया के साथ में y लगा देता हूँ. फिर x पे जो करंट है वो भी यही है NAXE. तो ये रिवर्स हो जाएंगे, ये ऊपर चला जाएगा वो नीचे आ जाएगा, बाकी चीज़ें तो कट ही जाएंगी आपस में. सो AX/AY ये आपके पास आ जाता है, बाकी चीज़ें सब कैंसल आउट हो रही हैं. तो अब आप इनका एरियाज निकाल लें. एरिया क्या कहते हैं इनके. अब x जो है वो तो ओके था, वो तो था πd²/4, दैट इज एरिया ऑफ x. जो है एरिया ऑफ y वो है π0.69d²/4, दैट मेक्स AY. फीड कर देते हैं यहाँ पे πd²/4 ओवर π0.69d²/4. इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रेशियो आती है, यहाँ पे इसको चेक कर लेता हूँ. NAV रेशियो एरिया एट x और एरिया ऑफ y, ये डन हो गया. 2.1 हमारे पास ये रेशियो आ जाती है. ठीक है जी, आप देख लें किस किस तरह के सवाल, मुश्किल नहीं है. द मेन पार्ट ऑफ द वायर विद द क्रॉस सेक्शनल एरिया हैज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ 1.7 10⁻⁻². अब रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ के क्वेश्चन कैसे होते हैं. R = ρL/A. लेंथ को उधर ले जाएं आप. रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ आपकी बेसिकली ये, अगर मैं कर रहा हूं x की बात कर रहा हूं, ठीक है जी, x की बात कर रहा हूं, तो डैमेज लेंथ आपके पास आ जाती है, ये आपके पास आ रही है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ 1.7 × 10⁻² है. ये किसके लिए, x के लिए है. ठीक है, तो फिर आपके पास आ जाती है ये जो रेजिस्टिविटी है, ये आपके पास आ जाती है 1.7 ये आ जाती है जी 1.7 10⁻² इंटू AX. ठीक है जी, ये आपके पास रेजिस्टिविटी आ जाती है. फाइन. और यहाँ पर कहता है पर यूनिट लेंथ फॉर द डैमेज्ड वायर. अब डैमेज्ड वायर में भी आप यही कर लें कि जो आपके पास रेजिस्टिविटी है वो आ रही है R/L इंटू A
वाई। ये रेजिस्टिविटी आपने यहां पे निकाल ली हुई है 1.7 10⁻⁻² इंटू ए एक्स। अब ये आपने फाइंड आउट करनी है, तो ए वाई को इसके नीचे ले आए आप यहां से उठा के। अब ए एक्स और ए वाई ये पड़े हुए 2.1, तो आपके पास 1.7 10⁻² इंटू 2.1 आप करेंगे तो आपके पास ये भी आ जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल था, इसको ज़रा वीडियो थोड़ी सी स्लो करके आप देखिएगा आप, ठीक है जी। कहता है पावर डेसिपेटेड आप निकालें किसके लिए? डैमेज्ड वायर के लिए। अब आपके पास डैमेज्ड वायर के लिए आपके पास P इज इक्वल टू IV होना चाहिए, ठीक है। जी पापा, एक मिनट ज़रा, एक मिनट। अच्छा जी, हमारे पास है, अगर उसने कोई और इन्फॉर्मेशन दी हुई है पहले यहाँ पे कहीं और, अच्छा जी, ये आपके पास करंट दी हुई है ऊपर मेरे ख्याल में, ये करंट है, ठीक है। तो अगर I²R मिल जाए हमें तो पावर डेसिपेटेड आ जाएगी, ठीक है। पावर डेसिपेटेड P इज इक्वल टू I²R। आपकी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इतनी आ रही है विच इज 3.6 10⁻² पर मीटर आ रही है। आपके पास लेंथ है 3 मिलीमीटर, तो फिर आपकी रेजिस्टेंस ये बनेगी 0.5 करंट का स्क्वायर, तो रेजिस्टेंस आपकी बनेगी 3.6 इंटू 10⁻² इंटू 3 मिलीमीटर। अगर आपके पास पर यूनिट लेंथ आया हुआ है तो 3 मिलीमीटर के लिहाज से रेशियो मेथड लगाएं तो यही ऐसे ही ऑपरेट करते हैं हम, ठीक है। ये पर यूनिट लेंथ है इंटू 3, फाइन। तो आपके पास पावर डेसिपेशन आ जाएगी विच इज़ 2.7 10⁻⁻5 वाट के बराबर आ जाता है, ठीक है जी। मेरे ख्याल सारे सवाल हो गए इसके। ओके, द डायमीटर ऑफ द डैमेज्ड लेंथ ऑफ वायर इज फर्दर डिक्रीज्ड, assume that the current in the wire remain constant, state and explain qualitatively the change if any the power dissipation in the damaged length of wire। अब आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो और छोटा हो गया, तो R को आप A के साथ एसोसिएट करें ना कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इफ इट इज रिड्यूस्ड R विल इंक्रीज। जब R इंक्रीज होगा तो P इज इक्वल टू I²R है। इफ एरिया डिक्रीजेज, resistance increases, power dissipation also increases as P is equal to I²R, ठीक है जी। ये डन हो जाता है। अच्छा अच्छा, ये मेरे पास क्वेश्चन था, ये किरचॉफ लॉ से एसोसिएटेड है। मैं इसको किरचॉफ लॉ के साथ ही डील करूंगा, पहले वो पढ़ाऊंगा और फिर इसको करूंगा, लेकिन ये डेफिनेटली ये मेरा नेक्स्ट लेसन ही है। कहता है डिफाइंड ओहम। ओहम इज वोल्ट पर एम्पेयर यूनिट है, ये ओहम इसके बराबर है। अच्छा, ये भी अब रेजिस्टिविटी वाला ही सवाल लग रहा है, तो ये मैं आपको जस्ट आइडिया दूंगा, आप इसको सॉल्व खुद करेंगे भाई। वो ये है कि वायर्स आर यूज्ड टू कनेक्ट अ बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस
जो फिलामेंट है वो उसका डायमीटर है, उसकी लेंथ है, उसकी रेजिस्टिविटी है। जो कनेक्टिंग वायर्स हैं उसका डायमीटर की ये रेशियो है, उसकी ये लेंथ है, उसकी ये रेजिस्टिविटी है। कहता है शो दैट रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट वायर ओवर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर इज इक्वल टू 1000। अब देखिए ये आता किधर से है, R इज इक्वल टू रो L ओवर A। मैं ज़रा एरिया को पहले सेटल करूँ क्योंकि ये मोमेंट तंग करता है। एरिया इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाय 4, ये है आपका वायर का, और कनेक्टिंग वायर्स का एरिया जो है वो पाई 14d का स्क्वायर बाय 4। अब ये रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। इट्स रो, फिलामेंट की लेंथ L है और एरिया डायमीटर D था, तो ये पाई डी स्क्वायर ओवर एरिया ना, पाई डी स्क्वायर बाय 4 ऐसे आएगा ये। ठीक है जी। अब नीचे आ रहा है आपका दूसरा, वो है रेजिस्टिविटी है आपकी 0.028 रो, L है आपका 7.0 ओवर एरिया, एरिया है आपका पाई 14 स्क्वायर डी स्क्वायर बाय 4 विच इज इन हेयर। इस सारे को सिंप्लीफाई कर लेंगे आप, तो आपके पास ये 1000 का ही आंसर बचता है। ठीक है जी। इसको सिंप्लीफाई आप नहीं करना, उसमें कोई ट्रिक नहीं है। कहता है यूज द इंफॉर्मेशन टू एक्सप्लेन क्वालिटेटिवली व्हाई द पावर डेसिपेटेड इन द फिलामेंट वायर of the lamp is greater than the total power dissipated in connecting wires। देखें आपके पास रेजिस्टेंस की रेशियो आ रही है 1000/1, यानी कनेक्टिंग वायर की 1 रेजिस्टेंस होगी तो फिलामेंट की 1000, और ये दोनों वायर्स और फिलामेंट लगे हुए सीरीज में, तो करंट दोनों में सेम है, लेकिन रेजिस्टेंस फिलामेंट के अंदर ज़्यादा है, तो फिर जो पावर डेसिपेशन है वो फिलामेंट के अंदर ज़्यादा होगी। ठीक है जी। अ लैम्प इज रेटेड एज 60 वोल्ट 6 वाट। यूज इंफॉर्मेशन टू डिटरमिन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर्स। आपने कनेक्टिंग वायर्स की टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो let me operate। अच्छा जी, हमारे पास फिलामेंट की पहले रेजिस्टेंस निकालते हैं, वो कितनी है। हमारे पास है P इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R। तो आपके पास है ये 12 वोल्ट है और ये 6 वाट है, तो R आपके पास आ जाता है ये 144 12 का स्क्वायर, और ये P है दैट इज 6। तो फिलामेंट की रेजिस्टेंस आ रही है 24 ओहम। ठीक है, अब आपके पास रेशो पड़ी हुई है रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ओवर रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इक्वल टू 1000। रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट 24, रेजिस्टेंस ऑफ वायर फिर क्या होगी 24 ओवर 1000। तो ये आपके पास बन जाएगी 0.024 ओहम, ये आपकी रेजिस्टेंस बन जाएगी। ठीक है जी। कहता है डायमीटर ऑफ द कनेक्टिंग वायर इज डिक्रीज, द टोटल लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग रेजिस्टिविटी रिमेन्स द सेम। ये कमेंट्स आपको करने आ रहे हैं, तीसरा चौथा रिपीटेड क्वेश्चन जो है वो इसके ऊपर आ रहा है। तो बस ये हमारे आज के लेसन का इतना ही था। इसके बाद कल और क्वेश्चन लेकर आएंगे, दूसरा वीडियो लेसन आपको रिकॉर्ड करवाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त।